तकनीक की खराबी को दूर करने में घंटों लग सकते हैं, इसलिए सभी यात्री सहयोग करें। चंदू के लिए ये एक और नई मुसीबत थी। अब तो उसका दिमाग पूरी तरह से चकरा गया। करे तो क्या करे? खैर उसने घड़ी देखी। उसकी घड़ी उस समय रात के 2 बजा रही थी। मन को तसल्ली दिया कि कोई बात नहीं, 2-3 घंटे में वैसे भी सुबह हो जाएगी। अचानक उसके सामने की सीट पर करवटें बदलती वो नव युवती फिर बोल पड़ी, लगता है कोई बड़ी खराबी हो गई है। खैर अगर आप चाहें तो मेरे साथ नीचे उतर सकते हैं। इस स्टेशन के पास ही मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं, हम लोग उनके घर पर जा सकते हैं और सुबह सुबह फिर कोई दूसरी ट्रेन पकड़कर अपने अपने गंतव्य की ओर जा सकते हैं। चंदू कुछ बोल ना सका, पर पता नहीं क्यों उस नव युवती के पीछे पीछे अपना सामान लिए उतर पड़ा। तेज बारिश में अपने तेज कदमों से छप छप करती हुई स्टेशन के बाहर जाती हुई वो नव युवती और बेसुध सा उसके पीछे बेमन से घसीट कर चलता हुआ चंदू। लगभग 5-7 मिनट चलने के बाद उस नव युवती ने एक घर के बाहर लगी घंटी बजाई। दरवाजा खुला और वो घर के अंदर तथा पीछे पीछे चंदू भी। घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही औरत थी, पर चंदू उसको भी ठीक से देख नहीं पाया था। खैर घर के अंदर पहुंचते ही साथ आई नव युवती चंदा ने एक तौलिया लाकर चंदू को दिया और साथ ही कुछ अच्छे रात्रिकालीन शयनकालीन महंगे पहनावे तथा साथ ही हौले से मुस्कुराते हुए बोली, आप आराम से अपने कपड़े बदल लो, तब तक मैं चाय बनाकर ले आती हूँ। अब चंदू कुछ सहज महसूस कर रहा था, पर डरा हुआ तो अभी भी था। उसने धीरे से बोला, चाय की आवश्यकता तो नहीं लग रही, पर पता नहीं फिर क्या सोचकर बोला, अच्छा थोड़ा चाय पिलवा ही दीजिए। लगभग 10 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि वो नव युवती चंदा शयनकालीन खूबसूरत मादक पोशाक में बिखरे बालों के साथ दोनों हाथों में चाय की 2 प्याली लिए हुए मादकता भरी चाल के साथ उस कमरे में दाखिल हुई और मुस्कुराते हुए एक प्याली चंदू की तरफ बढ़ा दी। कपकपाते हाथों को संभालते हुए अपने दाएं हाथ को बढ़ाकर चंदू ने कैसे भी प्याली ले ली और उसे आहिस्ते से होंठ से लगाकर चाय की चुस्की लेने की कोशिश करने लगा। अभी चंदू ने चाय की प्याली को पूरी तरह से खत्म भी नहीं किया था कि उसे एक बहुत ही अजीब व भयानक चीज देखने को मिली। वो जिस कमरे में था उसमें एक बड़ा सा दर्पण लगा हुआ था। अचानक जब उसकी नजर उस दर्पण पर पड़ी तो क्या देखता है कि उस दर्पण में उसे एक अति भयानक एक आंख वाली चुड़ैल दिखाई दी, जिसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए और चेहरा बहुत ही विभत्स था। वो तो पूरी तरह से घबरा गया, क्योंकि उसके पास बैठकर चाय की चुस्की लेने वाली चंदा तो बहुत ही मोहक थी, आकर्षक थी, खूबसूरत थी और उन दोनों के सिवा तो उस कमरे में कोई था भी नहीं। फिर क्या? उसने हनुमान जी का नाम लेते हुए अपने आप को संभाला और चाय को खत्म करके प्याली चंदा की ओर बढ़ा दिया। चंदा ने अपनी प्याली पहले ही खाली कर दी थी। फिर वो हौले से उठी और उन दोनों प्यालियों को लेकर घर के अंदर चली गई। उसके जाते ही चंदू ने फिर उस दर्पण की ओर देखा, पर अब उस दर्पण से उस भूतनी का चेहरा गायब था। अब तो चंदू को उस बुजुर्ग की बात फिर से याद आ गई और वो समझ गया कि वो बुजुर्ग क्या कहना चाहता था। खैर अब चंदू ने धीरज और विवेक से काम लेना शुरू कर दिया था। अब उसने बिना देरी किए अपनी अटैची से तुलसी की माला निकालकर गले में पहन लिया और साथ ही दुर्गा सप्तशती की पुस्तक भी निकालकर अपने सिरहाने रख लिया। अरे ये क्या? प्याली रखने के बाद जब चंदा आई तो थोड़ा सहम कर चंदू के पास ना बैठकर थोड़ा दूर ही खड़ी रही और कातर दृष्टि से चंदू की तरफ देखते हुए उससे वो माला निकालकर दूर फेंकने का इशारा की। पर चंदू अब पूरी तरह सजग हो गया था। उसने ऐसा नहीं किया और सिरहाने रखे दुर्गा सप्तशती को भी हाथ में उठा लिया। दुर्गा सप्तशती को हाथ में उठाते ही सुंदर, आकर्षण, मासूम सी लगने वाली और मीठी मुस्कान वाली चंदा का चेहरा अचानक कठोर होने लगा और देखते ही देखते वो पूरी तरह से भयानक लगने लगी। उसके बाल पूरी तरह से खुले हुए हवा में लहराने लगे
और गरजने लगी तथा साथ ही अट्टहास करने लगी। वह चिल्लाने लगी, तू बचकर नहीं जा सकता और मैं तेरा अंत कर दूंगी। पर अब चंदू भी अपने को मजबूत करते हुए कुछ मंत्रों का उच्चारण करते तथा दुर्गा सप्तशती को हाथ में कस के दबाए उस कमरे से बाहर निकलने लगा। उधर वो चंदा अपने माया जाल में चंदू को उलझाने का पूरा प्रयत्न करते हुए उसके पीछे पीछे बाहर आ गई। पर वो चाहकर भी चंदू का कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी और चंदू पर उसके भयानक क्रूर रूप, रंग, अट्टहास का भी कोई असर होता नहीं दिख रहा था। अभी चंदू उस घर से निकलकर तेजी से कुछ ही दूर बढ़ा था कि अचानक वो बस्ती पता नहीं कहाँ गायब हो गई और साथ ही वो चंदा चुड़ैल भी। अरे ये तो भयानक जंगल था, डरावना घना जंगल। अब तो चंदू पूरी तरह से फंस चुका था क्योंकि उसे बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। अभी चंदू कुछ और दिमाग दौड़ाए तभी उसके कानों में किसी बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी। बेटा, तू ठीक तो है? ये आवाज सुनते ही चंदू ने पीछे मुड़कर देखा तो एक संत जैसे बुजुर्ग उसे दिखाई दिए जो चलते हुए उसकी ही ओर आ रहे थे। चंदू फिर डर गया क्योंकि उसे लगा कि कहीं ये भी चंदा का माया जाल तो नहीं। पर पता नहीं क्यों उस सज्जन के पास आते ही चंदू का डर रफू चक्कर हो गया और वो पूरी तरह से सहज महसूस करने लगा। फिर क्या था, वो सज्जन किसी घटना की जिक्र करते हुए आगे आगे और उनकी बातों को तन्मयता से सुनते हुए चंदू उनके पीछे पीछे चल पड़ा। दरअसल उस सज्जन ने चंदू को बताया कि वे पास की ही बस्ती में रहते हैं और चंदा उनकी ही बच्ची है जिसको मरे 5 साल हो चुके हैं। उन्होंने आगे भी उदास मन से कहना जारी रखा कि चंदा उस समय 17 साल की थी जब इसी ट्रेन से आ रही थी। उसके साथ 2-3 युवा भी थे। जब ट्रेन इस जंगल से होकर गुजरने को हुई तो उन लफंगों ने ट्रेन की चेन पुलिंग करके जबरदस्ती चंदा को लेकर इसी जंगल में आ गए थे। फिर अपनी हवस मिटाने के बाद चंदा का कत्ल कर दिए थे। तभी से चंदा मरकर भी जीवित है और इस ट्रेन से आने वाले उस सीट पर बैठे जिस पर तू बैठा था किसी भी युवा को बहलाकर अपने माया जाल में उलझाकर यहाँ उतार लेती है और फिर उसको मार देती है। उस सज्जन ने ये भी बताया कि दरअसल ट्रेन जहाँ रुकी थी वहाँ ना कोई छोटा स्टेशन है और ना ही कोई घोषणा ही होती है, पर रात के समय उस सीट पर बैठे किसी भी युवा को वो छोटा स्टेशन दिखाई देता है और साथ ही ट्रेन के वहाँ रुकते ही घोषणा भी सुनाई देती है। ये सारा काम चंदा द्वारा किया जाता है। खैर उस सज्जन ने ये भी बताया कि अगले महीने वे गया जाकर कुछ अनुष्ठान करना चाहते हैं, पिंडदान करना चाहते हैं ताकि चंदा की भटकती आत्मा शांत हो जाए और किसी निर्दोष का अहित ना करे। उन्होंने ये भी बताया कि वे अपने गांव घर में उसकी आत्मा की शांति के कई अनुष्ठान कर चुके हैं पर वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही है, इसलिए वे गया जाकर पिंडदान करना चाहते हैं। खैर चंदू तो बच गया पर उन दुष्ट आतताइयों के कुकर्मों ने कितने ही मासूमों की बलि चढ़वा दी थी। सही करें, सत्कर्म करें, कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आपको या समाज को किसी भी प्रकार की किसी विपत्ति का सामना करना पड़े। काफी अजीब बात है। वैसे कुछ दिन पहले मैं टमटम पर सफर कर रहा था, तब उस टमटम वाले करीम मियाँ ने काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई, एक रहस्यमयी मौलाना की। आसिफ ने कहा। अच्छा, तो सुनाइए उनके बारे में। कमल ने हंसकर जवाब दिया। आसिफ ने बोला, आरा शहर की वर्षों पुरानी घटना है, उस जमाने की जब इक्का और बग्गी चला करती थी। करीम मियाँ कभी कभी देर रात तक इक्का चलाया करते थे। बड़ी चौक के पास टमटम पड़ाव था। एक रात की बात है, करीम मियाँ सवारी का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि 10-15 मिनट देख लेते हैं, सवारी मिली तो ठीक, वरना घर वापस लौट जाएंगे। कुछ देर बाद वे घर जाने के लिए इक्का मोड़ रहे थे कि आवाज आई, ए इक्का वाले, चलोगे? करीम मियाँ ने देखा 2 बुजुर्ग मौलाना सफेद कुर्ता पैजामा पहने खड़े थे। उनके गले में सोने की चेन थी, एक के हाथ में छड़ी थी। उन्होंने फिर पूछा, चलोगे? क्यों नहीं सरकार, जरूर चलेंगे। कहाँ चलना है? हमें नवादा कब्रिस्तान वाले मस्जिद में जाना है और फिर यहीं वापस लौटना है। 10-15 मिनट वहां रुकेंगे, चलोगे? चलूंगा हुजूर। रात काफी हो चुकी है, भाड़ा क्या दोगे?
देखो इक्के वाले, तुम चलो, तुम्हें उम्मीद से ज्यादा पैसे देंगे। ठीक है सरकार, आइए बैठिए, आप लोग बड़े आदमी हैं, जो देंगे रख लेंगे। वे लोग इक्का पर बैठ गए। करीम मियाँ ने उसे सड़क पर दौड़ा दिया। मुश्किल से 2 किलोमीटर का रास्ता था, सड़क पर ट्रैफिक भी नहीं था। 10 मिनट में पहुंच गए। दोनों मौलाना उतरे और करीम को इंतजार करने को कहकर मस्जिद की तरफ बढ़ गए। करीम मियाँ तंबाकू मलने लगे। 15 मिनट बाद वे वापस लौटे और इक्के पर बैठते हुए वापस लौटने को कहा। करीम खान ने इक्के को वापस लौटा दिया। रात के सन्नाटे में दौड़ता हुआ इक्का कुछ ही देर में बड़ी चौक पहुंच गया। मौलाना नीचे उतरे। उनमें से एक ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? करीम ने अपना नाम बताया। उन्होंने 100 का एक नोट देते हुए कहा, तुम हमें रोज इसी वक्त यहाँ से नवादा ले जाना और ले आना। ठीक है सरकार, हम रोज आपका इंतजार करेंगे, लेकिन आपने इतना बड़ा नोट दिया है, मेरे पास इसका खुदरा नहीं है। खुदरा की जरूरत नहीं है, ये पूरा तुम्हारा है और रोज तुम्हें इतने ही पैसे मिलेंगे। लेकिन सरकार, ये तो बहुत ज्यादा है, इतना तो हम महीनों में भी नहीं कमाते हैं। वे हंसते हुए बोले, कल ठीक समय पर आ जाना। उस जमाने में 100 रुपए बहुत ज्यादा होते थे। अच्छे अच्छे अधिकारियों का भी वेतन इतना नहीं होता था। करीम मियाँ सोचते हुए घर की तरफ बढ़ गए। अगले दिन से वे रात को मौलानाओं का इंतजार करते और हर रोज 100 का नोट उन्हें मिल जाता। पैसा आने पर घर की हालत सुधरने लगी, रहन सहन का स्तर सुधरने लगा। पास पड़ोस के लोगों को समझ में नहीं आया कि उसकी कौन सी लॉटरी लग गई है। कुछ एक लोगों ने पुलिस में शिकायत भी कर दी। थाना के दरोगा ने रात के वक्त चौक पर सवारी समेत करीम मियाँ को दबोच लिया और टाउन थाना में लाकर बंद कर दिया। उन्होंने पूछा कि वे लोग कौन सा धंधा करते हैं। करीम ने सफाई देनी चाहिए तो बोले, ठीक है, सुबह में बात करूंगा। सुबह के वक्त दरोगा जी थाना पहुंचे तो हाजत में करीम खान अकेला नजर आया। उन्होंने पूछा, मौलाना लोग कहाँ गए? सरकार, हमें झपकी आ गई थी, आंख खुली तो वे पता नहीं कैसे कहाँ चले गए। चाबी तो मेरे पास थी, ताला भी बंद है, फिर वे कैसे निकल गए? दरोगा ने बड़बड़ाते हुए कहा। सही सही बताओ, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? सरकार, ये मौलाना लोग रोज मेरे इक्के पर नवादा जाते और वापस आते थे और 100 रुपया रोज देते थे। वो कोई जिन्न भूत तो नहीं थे? पता नहीं साहब, हम तो गरीब आदमी हैं, भाड़ा इतना ज्यादा देते थे तो उनको ले जाने से मना कैसे करता। ठीक है, तुम जा सकते हो। करीम खान उसके बाद रात रात भर टमटम पड़ाव पर पड़ा रहता, लेकिन वे मौलाना फिर उसे कभी नहीं मिले। दरोगा जी के साथ भी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कई बार अदृश्य हाथों ने थप्पड़ मारकर मुंह लाल कर दिया। उन्होंने कान पकड़ा कि अब कभी बिना जांचे परखे ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे और अपना तबादला करा लिया। आरा के लोग आज भी इस कहानी को याद करते हैं। आसिफ की कहानी खत्म होते ही कार एक हवेली के सामने खड़ी हो जाती है, जिसके नेम प्लेट पर लिखा था लाल बाग की हवेली। सभी कार से उतरकर हवेली के अंदर जाते हैं तो हवेली को सजाया जा रहा था और वहां पर मेहमानों की भीड़ थी। योजन और उसके दोस्तों का स्वागत करने के लिए एक काले कोट में आदमी, जिसके साथ कुछ राजस्थानी ड्रेस में लड़कियां, जिनके हाथ में फूलों की माला थी, जो कि एक एक करके योजन और उसके दोस्तों के गले में डाल दी जाती है। हेलो सर, मेरा नाम वैभव है और मैं इस हवेली का मैनेजर हूँ। उस काले कोट वाले ने कहा। आपसे मिलकर अच्छा लगा वैभव जी। योजन ने जवाब दिया। वैसे एक बात पूछूं वैभव जी? शबनम ने कहा। वैभव ने कहा, जी पूछिए। रास्ते में एक बावड़ी थी, लेकिन आधी बनी हुई, वो पूरी क्यों नहीं बनवाई गई? शबनम ने चौंकते हुए पूछा। वो दरअसल उसके पीछे एक किस्सा है। एक बार जब ठाकुर जय सिंह घोड़े पर सवार होकर जैसलमेर से रठासी गांव जा रहे थे। रठासी गांव ये जैसलमेर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक ऐतिहासिक गांव है। तब रास्ते में ठाकुर साहब का घोड़ा उनके साथ साथ चलने वाले सेवकों से पीछे छूट गया और इतने में रात हो गई। राजा का घोड़ा काफी थक चुका था और उसे बहुत प्यास लगी थी। रास्ते में एक तालाब को देखकर ठाकुर जय सिंह अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए ले गए। आधी रात का समय था। घोड़ा जैसे ही आगे बढ़ा, राजा को एक आकृति दिखाई दी, जिसने धीरे धीरे इंसानी शरीर धारण कर लिया। राजा उसे देखकर डर गया। उस प्रेत ने राजा को कहा कि मुझे प्यास लगी है,
लेकिन श्राप के कारण मैं इस कुएं का पानी नहीं पी सकता। राजा ने उस प्रेत को पानी पिलाया और राजा की दयालुता देखकर प्रेत ने उसे कहा कि वो जो भी मांगेगा वो उसे पूरी कर देगा। राजा ने प्रेत को कहा कि वो उसके महल में एक बावड़ी का निर्माण करे और उसके राज्य को सुंदर बना दे। भूत ने राजा के आदेश को स्वीकारते हुए कहा कि वो ये कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं करेगा, लेकिन दिन भर में जितना भी काम करेगा वो रात के समय 100 गुना और बढ़ जाएगा। उस प्रेत ने राजा को ये राज किसी को न बताने के लिए कहा। इस घटना के 2 दिन बाद ही महल और बावड़ी की इमारतें बनने लगी। रात में पत्थर ठोकने की रहस्यमय आवाजें आने लगी। दिन प्रतिदिन निर्माण काम तेज गति से बढ़ने लगा, लेकिन रानी के जिद करने पर राजा ने ये राज रानी को बता दिया कि आखिर निर्माण इतनी जल्दी कैसे पूरा हो जा रहा है। राजा ने जैसे ये राज अपनी रानी को बताया, सारा काम वहीं रुक गया। बावड़ी भी ज्यों की त्यों ही रह गई। इस घटना के बाद किसी ने भी उस बावड़ी को बनाने की कोशिश नहीं की।